कारोबार में मुनाफा हुआ तो मैंने एक गाड़ी और बंगला खरीदा और सारे परिवार वालों को दावत पर बुलाया, मगर मेरी पत्नी ने मेरी गरीब बहन को नहीं बुलाया था। दावत के बाद जो भी खाना बचा था पत्नी ने मोहल्ले में बांट दिया। माँ कहती रही कि अपनी बहन के घर भी कुछ खाने को दे आओ, वो बेचारी कई दिन से भूखी है। मगर मैं अपनी पत्नी के कहने पर वहां नहीं गया। अचानक मेरी बहन का फोन आया और उसने मुझे बधाई दी और कहा, मैं और मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं। आज मैंने तंग आकर अपने बच्चों को जहर खिला दिया है। बहन की ये बात सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं उस वक्त खाना लेकर दौड़ता हुआ बहन के घर गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं जमीन पर बैठकर पागलों की तरह रोने लगा, क्योंकि मेरी बहन ने, भाई खाना ठंडा हो गया तो माँ तुम पर बहुत गुस्सा करेगी, चलो उठो नाश्ता कर लो। ये आवाज मेरी बहन कविता की थी, जो नाश्ता बनाने के बाद मेरे सिरहाने खड़ी होकर मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं जल्दी से उठा और तैयार होने के लिए वॉशरूम चला गया। पूरे घर में दाल चावल की खुशबू फैली हुई थी। ये खुशबू मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती थी। जब भी माँ दाल चावल बनाती थी तो घर का हर कोना महक उठता था और यही खुशबू मुझे अपनी पुरानी दुनिया में ले गई थी। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही मैं आकर बैठा, मेरी लाडली बहन कविता मेरे पास आकर बैठ गई। सामने माँ थी, जो व्हील चेयर पर बैठी हुई हमें देख रही थी। उनके चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान थी जो मेरे दिल को हमेशा सुकून देती थी। मैंने चम्मच उठाया और गरम दाल चावल मुंह में रखा। वाह माँ, आज तो मजा ही आ गया, मैं खुशी से बोला। कविता की आंखों में खुशी चमकने लगी थी। वो हमेशा यही चाहती थी कि मैं खुश रहूं। अगर मैं बीमार होता तो वो सारी रात जागती रहती। अगर मैं परेशान होता तो मेरे चेहरे के हाव भाव पढ़कर मुझे हंसाने की कोशिश करती। वो मुझसे 3 साल छोटी थी, मगर प्यार और ख्याल रखने में वो हमेशा माँ जैसी लगती थी। अमन बेटा, हमेशा अपनी बहन का इसी तरह से ख्याल रखना, माँ ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा। मैंने माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही अपनापन और प्रार्थना थी। मैं जानता था कि कविता उनके लिए किसी दुआ से कम नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में माँ से वादा कर लिया कि मैं हमेशा कविता की सुरक्षा करूंगा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगा और उसे कभी किसी तकलीफ में नहीं देखूंगा। कविता की पैदाइश के वक्त माँ और पापा बहुत खुश थे। माँ अक्सर बताया करती थी कि जब मैं 3 साल का था और कविता पैदा हुई तो मैंने पहली बार उसे गोद में लेकर कहा था, ये मेरी गुड़िया है। माँ हंसते हुए कहती है, बेटा वो दिन और आज का दिन है, तुमने उसे हमेशा अपनी गुड़िया ही समझा। और हकीकत भी यही थी। कविता मुझे 3 साल छोटी होने के बावजूद हमेशा मेरे लिए एक खास जगह रखती थी। वो मेरी बहन ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब भी कोई दिक्कत होती तो मैं सबसे पहले कविता से राय मशवरा करता। वो मेरी छोटी बहन होने के बावजूद हमेशा बड़ी बहनों जैसा व्यवहार करती थी। अगर मैं बीमार होता तो वो मेरी सेवा में लग जाती। अगर मैं परेशान होता तो वो मेरा मूड बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ मजाकिया बातें कह देती। जब माँ बीमार हुई और व्हील चेयर पर आ गई, तब से कविता की जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। वो कॉलेज से आते ही घर के कामों में लग जाती, माँ की देखभाल करती और मेरे लिए खाना तैयार करती। मैं कई बार उससे कहता कि वो अपने आराम का भी ख्याल रखे, मगर वो हमेशा हंसते हुए कहती, भाई मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मगर माँ कहती है कि मैं तुम्हारी दूसरी माँ भी हूँ। डाइनिंग टेबल पर खाने के दौरान कविता मुझे कॉलेज के किस्से सुनाने लगी। भाई, आज हमारे कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया है। वो बहुत ही सख्त मिजाज का है। जैसे ही क्लास में दाखिल हुए, सबसे पहले यही सवाल किया कि आप सबने होमवर्क पूरा किया है या नहीं, और जैसे ही किसी ने कहा कि नहीं किया तो उन्होंने डायरेक्ट रजिस्टर में उसका नाम लिख लिया। मैं हंसने लगा। तो तुमने होमवर्क किया था? कविता ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैंने तो किया था, पर बबीता ने नहीं कर सकी थी, तो मैंने उसे अपना होमवर्क दे दिया। ये क्या कविता, तुम्हें अपना काम दूसरों को नहीं देना चाहिए, वरना इस तरह तो हर कोई बस तुम्हारा ही मुंह देखने लगेगा। मैंने नरमी से समझाया। अरे भैया, वो मेरी दोस्त है। अगर हम दोस्तों की मदद नहीं करेंगे तो फिर ऐसी दोस्ती का फायदा ही क्या? कविता ने बड़ी ही संजीदगी से कहा। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया। कविता की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी, चाहे वो दोस्त हो, माँ हो या मैं। कभी भी वो किसी को मायूस नहीं करती थी।
रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो दिन की सारी घटनाओं पर गौर करने लगा। कविता की मासूमियत, माँ की मोहब्बत और हमारी जिंदगी की सादगी। हमारे पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन हमारे पास जो कुछ था वो दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती था। निस्वार्थ मोहब्बत, अपनापन और एक दूसरे के लिए ढेर सारे जज्बात। मैंने एक लंबी सांस ली और दिल में एक बार फिर माँ से किया हुआ वादा दोहराया। मैं हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखूंगा। यही वादा मेरे दिल में उतर गया था और मैं जानता था कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं कविता को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे पापा अस्पताल की डिस्पेंसरी में काम करते थे और उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से हमारा घर दूसरे लोगों के घरों से काफी अलग और उनके मुकाबले में बहुत खुशहाल था। पापा को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पापा का दिया हुआ सुकून और सहूलियत का माहौल हमें किसी कमी का एहसास नहीं होने देता था। हमारा 3 कमरों का एक साफ सुथरा हुआ बना घर बाकी घरों से अलग था, जहाँ प्यार और अपनेपन का राज था। मैं और कविता अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे और हमारा सबसे बड़ा सपना यही था कि जैसे ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, एक अच्छी नौकरी हासिल करके अपने पापा के सपनों को पूरा कर सकूं। मैंने कई जगह इंटरव्यू दे चुका था और अब बस किसी अच्छे मौके की उम्मीद थी। कविता जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाली थी और हम सब मिलकर अपने भविष्य के सुहाने सपनों को बुन रहे थे। जिंदगी आम थी मगर खूबसूरत थी। माँ का चेहरा हमेशा सुकून से भरा रहता था और पापा का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता था कि उनके बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं और एक दिन उनके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। लेकिन जिंदगी को शायद हमारी खुशियां पसंद नहीं आईं। एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। वो एक साधारण सा दिन था। सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था और मैं रोज की तरह कॉलेज से वापस आया था। कविता हमेशा की तरह माँ के साथ व्यस्त थी और मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में एक नए इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। माँ ने खाने की प्लेट मेरे सामने रखी ही थी कि अचानक फोन बजने लगा। फोन उठाते ही मेरे कानों में एक अजीब सी घबराहट भर गई। दूसरी तरफ से किसी अनजान आदमी की घबराई हुई आवाज आई, बेटा तुरंत अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी सांसें लम्हा भर को रुक गईं। कविता ने मेरी हालत देखी तो तुरंत माँ की तरफ देखा, जो हैरानी से मेरे चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथों से फोन लगभग गिर गया और मेरे कदम अपने आप ही बाहर की तरफ भागने लगे। हम सब कुछ ही पलों में अस्पताल पहुंचे, मगर जो नजारा हमारी आंखों के सामने था उसने हमारे वजूद को हिलाकर रख दिया था। पापा सफेद चादर में लिपटे थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था, मगर वो हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। मैं अविश्वास से उन्हें देखता रहा। मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुकती जा रही थी। कविता माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और माँ की आंखों में वो दर्द था जिसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ एक झटके में खो दिया हो। मेरा वो मजबूत बाप जिसने हमेशा हमें संभाल कर रखा, कभी गिरने नहीं दिया, आज खुद राख के रूप में बदलने जा रहा था। पापा के देहांत के बाद जैसे हमारा सबसे बड़ा सहारा छिन गया था। मैं जो पहले एक अच्छी नौकरी के सपने देख रहा था, अब मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। पापा की गैर मौजूदगी ने हमें बेसहारा और बेबस कर दिया था। उनके जाने के साथ ही हमारे वो तमाम रिश्तेदार भी गायब हो गए थे जो कल तक हमें अपने खानदान का सबसे जरूरी हिस्सा समझते थे। बेटा तुम फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। माँ ने मुझे हौसला देने की कोशिश की, मगर मैं जानता था कि उनके दिल में तूफान उठ रहा था। कविता दिन रात माँ के साथ लगकर उन्हें हिम्मत देती थी, मगर मैं जानता था कि उसकी आंखों में छुपे आंसुओं की कीमत कोई नहीं चुका सकता था। मैंने सोच लिया था कि अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, मैं अपनी माँ और बहन को हर तरह की तकलीफ से बचाकर रखूंगा। मैं हर जगह नौकरी तलाशने की कोशिश करता रहा, मगर हर दरवाजा मुझे बंद ही मिला। मेरे पास डिग्री तो थी मगर कोई भी अनुभव नहीं था। जहाँ भी इंटरव्यू देने के लिए जाता वहीं मुझे अनुभव ना होने की वजह से इनकार कर दिया जाता। फिर आखिरकार मैंने हार मानने की बजाय एक और रास्ता चुन लिया। मैंने मजदूरों के साथ काम सीखना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत की, शरीर छलनी हो जाता था, मगर मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। हर ईंट, हर पत्थर, हर ठेला मेरे लिए एक जरिया था अपनी माँ और बहन को बेहतर जिंदगी देने का। फिर देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए और मुझे इस काम में अच्छी खासी महारत हासिल हो गई थी। मैं अब एक आम मजदूर नहीं रहा था,
बल्कि मिस्त्रियों के साथ काम सीखकर खुद को एक कारीगर बनाने की ठान ली थी। मेरी मेहनत को देखकर ठेकेदार भी बहुत खुश हुआ और अब वो खुद मुझे अच्छी जगह पर काम के लिए भेजने लगा था। पापा की पेंशन भी मिल रही थी और मेरी मेहनत से घर का गुजारा भी होने लगा था। जितनी भी मैं मेहनत कर रहा था, इसके बावजूद भी एक अजीब सी शिकायत हमेशा मेरे दिल में रहती थी। मैं अपने पिता को खो चुका था और अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेहनत और कुर्बानी के नाम पर थी। माँ की तबीयत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और कविता पहले से ज्यादा खामोश रहने लगी थी। एक रात जब मैं देर से घर आया तो देखा कविता माँ के पास बैठी कुछ लिख रही थी। मैंने उससे पूछा, कविता क्या कर रही हो? वो चौंक गई और तुरंत कागज छुपा दिया। मैंने नरमी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझसे कुछ छुपा रही हो? कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, भाई मैं अपने दिल की बात लिख रही थी। पापा के जाने के बाद से मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन माँ के लिए हंसती हूँ, तुम्हारे लिए मुस्कुराती हूँ, मगर अंदर से बहुत खाली महसूस करती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल जैसे टूट गया। मैं जानता था कि मेरे पास कविता को देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, सिवाय प्यार और सुरक्षा के। मैंने उसे गले लगा लिया और दिल में एक और वादा किया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पापा के देहांत के बाद जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। मैंने मजदूरी से काम शुरू किया था, मगर वक्त के साथ साथ मेरी महारत बढ़ती गई और अब मैं खुद एक कारीगर के तौर पर पहचाना जाने लगा था। ठेकेदार मुझे अच्छे कामों के लिए भेजता था और मेरी मेहनत का फल ये था कि घर की माली हालत धीरे धीरे सुधरने लगी थी। पापा की पेंशन भी मिल रही थी और हमने अपनी जरूरत के मुताबिक जिंदगी जीने की आदत डाल ली थी। लेकिन जिंदगी सिर्फ आर्थिक हालत से नहीं चलती, उसमें जज्बात और रिश्ते भी बहुत जरूरी होते हैं। माँ की सबसे बड़ी फिक्र अब कविता की शादी थी। एक दिन जब मैं काम से वापस आया तो माँ ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा कविता के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। कविता अभी भी मेरी नजर में वही छोटी सी बहन थी जो मेरे साथ हंसती खेलती रहती थी, मेरे लिए खाना संभालती थी और मेरी छोटी छोटी परेशानियों को अपनी मानकर उनका हल निकालती थी। मुझे लगा जैसे मैं उसे खुद से अलग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने तुरंत कहा, पहले मेरी शादी करिए, फिर कविता की। माँ ने गहरी सांस ली और मुझे प्यार से देखा। बेटा बेटियां तो पराया धन होती हैं, उनके अच्छे नसीब का दरवाजा जब खुल जाए तो देर नहीं करनी चाहिए। मैंने माँ की बात पर ध्यान दिया और अंततः उस रिश्ते के लिए तैयार हो गया। जिस लड़के का रिश्ता आया था वो अच्छे घराने से था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी माँ भी स्नेही थी और पिताजी भी बहुत समझदार। कविता की किस्मत अच्छी थी कि उसे ऐसा घर मिला जहाँ सभी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। जब कविता की शादी का दिन आया तो मेरे दिल में कई भाव एक साथ उमड़ पड़े। मैं खुश था कि वो अच्छे घर जा रही है, लेकिन एक भाई की हैसियत से ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मुझसे दूर हो रहा है। विदाई के समय जब कविता मुझसे लिपट कर रोते हुए बोली, भाई अपना और माँ का ख्याल रखना, ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कविता तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। अगर कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और वो दूर चली गई। कविता की शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि माँ ने मेरी शादी की बात छेड़ दी। अब मैं भी काम में तरक्की कर चुका था, आमदनी पहले से बेहतर हो गई थी और माँ चाहती थी कि मैं भी अपना घर बसा लूं। बेटा तुम भी अब अपना घर बसा लो, माँ ने एक दिन बड़ी नरमी से कहा। मैंने कहा, माँ अभी कुछ वक्त और रुक जाइए, मुझे अभी और भी कुछ जरूरी काम संभालने हैं। मगर माँ को अंदाजा था कि मैं सिर्फ टाल रहा हूँ। बेटा तुमने कविता के लिए जो किया वो अपनी जगह है, मगर अब तुम्हारी बारी है। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा खुश रहे और मुझे लगता है कि अब तुम्हें किसी का सहारा चाहिए। मैं माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। वो सच कह रही थी, लेकिन मैं मानसिक रूप से अभी भी तैयार नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में एक नई फैमिली आकर रहने लगी थी। वो लोग शरीफ और अच्छे स्वभाव के थे। उनकी बेटियां अक्सर कुछ न कुछ बनाकर माँ को दे जाती थीं, कभी मीठा, कभी सब्जी, कभी चाय के साथ कोई नाश्ता। माँ को उनकी ये मोहब्बत भरी आदत बहुत पसंद आई और जल्दी ही उनके लिए अपनापन महसूस होने लगा। एक दिन जब मैं काम से घर आया तो माँ चेहरे पर मुस्कान लिए बैठी थी। बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन माँ? सिमरन,
जो नई फैमिली हमारे मोहल्ले में आई है, उनकी सबसे बड़ी बेटी। माँ ने बड़े फक्र से कहा। मैंने सिमरन को कभी ध्यान से नहीं देखा था, मगर इतना जानता था कि वो एक अच्छे संस्कारी घर की लड़की है। माँ के चेहरे की खुशी मेरे लिए सबसे अहम थी। माँ ने जैसे ही सिमरन के घर वालों से रिश्ता मांगा, उन लोगों ने फौरन ही हाँ कर दी। ये बात मेरे लिए हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि आमतौर पर ऐसी बातों में वक्त लगता है, मगर सिमरन के घर वालों ने ना तो कोई शर्त रखी और ना ही किसी भी तरह की पूछताछ की। माँ की आंखों में खुशी देखकर मेरा दिल निश्चिंत हो गया था। मैंने खुद भी इस रिश्ते के लिए ज्यादा फिक्र नहीं दिखाई थी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि माँ मेरे लिए हमेशा बेहतर फैसला करेंगी। कविता को जब इस बात का पता चला तो वो खुशी से निहाल हो गई थी। भैया, सिमरन बहुत अच्छी है, मैंने उसे देखा है। वो बहुत साधारण और प्यारी लड़की है। माँ ने तुम्हारे लिए बेहतरीन जीवन साथी चुना है, कविता ने खुशी से कहा। और फिर देखते ही देखते हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतनी तेजी से ये सब कुछ हो जाएगा, मगर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मैंने जिंदगी के कई साल मेहनत में गुजारे थे और अब एक नया सफर मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही शादी का दिन आया, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अपनी शादी के वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई हो। कविता की शादी पर मैं एक मजबूत भाई था, मगर अपनी शादी पर मेरे दिल में एक अलग ही हलचल थी। सिमरन के साथ मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद जब मैंने पहली बार सिमरन को ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गया। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी असली खूबसूरती उसके स्वभाव में थी। शादी के बाद वो बहुत जल्द हमारे दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। वो माँ का बहुत ख्याल रखने वाली और मेरी जिंदगी में भी एक नया रंग भरने वाली बन गई थी। जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। कविता भी अपने घर पर खुश थी और मैं भी अपने नए सफर पर खुशी खुशी चल रहा था। मैं जब भी काम से वापस आता तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती कि मेरी पत्नी माँ का बहुत ख्याल रख रही है। वो उनके खाने पीने से लेकर दवाओं तक का ख्याल रखती और हर काम में मदद करती। मुझे लगा जैसे मैंने एक ऐसी पत्नी पाली है जो न सिर्फ मेरा बल्कि मेरी माँ का भी पूरा ख्याल रखेगी। कविता भी ये सब देखकर खुश थी। उसकी शादी को 2 साल होने को आए थे और भगवान ने उसे चांद जैसा बेटा दिया था। जब उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो हम सब बहुत खुश थे। मैंने तुरंत कविता के घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और सिमरन भी मेरे साथ चलने को बेताब थी। हमने काफी सारे गिफ्ट्स खरीदे और हम सब मिलकर कविता के ससुराल पहुंचे। कविता के चेहरे पर माँ बनने की खुशी साफ दिख रही थी और मैंने पहली बार उसे इस तरह चमकते हुए देखा था। हम सबके लिए वो दिन खुशी का दिन था, मगर किस्मत शायद हमें ज्यादा देर तक खुश नहीं देखना चाहती थी। कबीर, कविता का पति, अपने काम से वापस आ रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। हादसा इतना गंभीर था कि वो मौके पर ही दम तोड़ गया। ये खबर हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैं जब ये सुनकर बैठा तो मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। कविता का खुशियों से भरा घर उजड़ गया था और मैं सपने में भी ये बात सोच नहीं सकता था कि वो किस तकलीफ से गुजर रही होगी। जब हम अस्पताल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर मेरी टांगे कांपने लगी थी। कविता बेहोश थी और माँ सदमे की वजह से चुप बैठी हुई थी। मैंने अपनी बहन के चेहरे पर वो बेबसी देखी जो शायद मैं कभी भूल भी ना पाऊं। वो खुश थी, अपनी जिंदगी में मगन थी, मगर एक लम्हे ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। मैंने माँ की तरफ देखा, वो सदमे में थी। सिमरन भी अपनी आंखों में आंसू लिए खामोश खड़ी थी। जब कविता को होश आया तो उसका सबसे पहला सवाल यही था, भाई कबीर कहाँ है? मैं उस वक्त कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने उसके हाथ पकड़े, मगर वो बार बार वही सवाल दोहरा रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मेरी आत्मा कांप गई। मैंने कविता को अपने गले से लगाया, मगर वो बस यही कह रही थी, ये कैसे हो सकता है? वो मुझे कैसे छोड़कर जा सकता है? वो दिन हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में से एक था। कबीर की अर्थी उठी तो कविता की हालत ऐसी थी कि लगता था कि वो भी साथ ही चली जाएगी। मैंने अपनी बहन को इतना कमजोर कभी नहीं देखा था। वो जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, आज एक बेजुबान बुत की तरह जमीन पर बैठी थी। माँ उसके पास बैठी उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर हम सब जानते थे कि उसका दुख ऐसा है जो किसी के भी शब्दों से कम होने वाला नहीं था।
अंतिम संस्कार के बाद कविता के ससुराल वालों ने उससे कहा कि वो अपने बेटे के साथ वहीं रहे। उसकी सास ने कहा, बेटा, अब तुम ही मेरे बेटे की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगी। मैंने कविता को देखा, वो आंसुओं में डूबी हुई थी। मैं चाहता था कि वो हमारे साथ चले, मगर मैं जानता था कि उसके लिए अपने पति का घर छोड़ना आसान नहीं होगा। हम वापस आ गए, मगर हमारे दिलों में एक बहुत बड़ा दुख था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कविता की जिंदगी इतनी जल्दी इस मोड़ पर आ जाएगी। सिमरन ने मुझे हिम्मत देने की कोशिश की, मगर मैं जानता था कि इस हादसे के बाद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटता तो कबीर का चेहरा लगातार मेरी आंखों के सामने घूमने लगता। वो एक बहुत अच्छा इंसान था, जिसने हमेशा मेरी कविता का ख्याल रखा था। मैंने उसे खुद खुशमिजाज और मोहब्बत करने वाला पति पाया था, मगर अब वो नहीं था और मेरी बहन का भविष्य एक बहुत बड़ी परीक्षा में था। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की, हे भगवान, कविता को हिम्मत देना, उसे सब्र देना, ताकि वो इस मुश्किल से निकल सके। इस परीक्षा की घड़ी में वो मजबूत साबित हो। ये जिंदगी भी अजीब है, कभी खुशियां देती है तो कभी अचानक सब कुछ छीन लेती है। मैंने सोचा था कि कविता हमेशा अपने घर में खुश रहेगी, मगर मैं नहीं जानता था कि उसका भविष्य क्या होगा। मैं बिस्तर से उठकर बाहर गया, जहां माँ हाथ में माला लिए फेर रही थी और आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मैं उनके पास जाकर सिर झुका दिया। बेटा, भगवान से प्रार्थना करो, वो सब ठीक करेगा। माँ की आवाज में दुख था, मगर उम्मीद भी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में सोचा, क्या मेरी बहन की खुशियाँ कभी वापस आ पाएंगी? कबीर के जाने के बाद जब सब कुछ खामोश हो गया, तो मैंने कविता से कहा कि वो हमारे साथ घर वापस चल चले। वो इस समय के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और मैं चाहता था कि वो कुछ वक्त के लिए ही सही हमारे पास आकर संभल जाए। मगर जैसे ही मैंने ये बात कही, उसकी सास रोने लगी और कांपती हुई आवाज में कहने लगी, बेटा, मेरा पोता ही अब मेरा आखिरी सहारा है, कविता को मुझसे मत छीनो। कविता के चेहरे पर दुख और बेबसी थी। मैं जानता था कि वो भी अपने पति का घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। यही वो घर था जहां उसने सपने देखे थे, जहां वो कबीर के साथ खुश रही थी और जहां अब उसकी यादें बसी हुई थी। मैंने कुछ देर खामोशी से कविता की आंखों में देखा और फिर धीरे से सिर हिलाकर कहा, ठीक है कविता, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कविता के ससुराल से वापस आ गया, मगर घर में सब कुछ बदला बदला सा महसूस हो रहा था। माँ गहरी सोच में डूबी रहती थी, सिमरन भी ज्यादा बात नहीं कर रही थी और मैं खुद भी अंदर से बिखरा हुआ था। मेरी शादी को 1 साल होने वाला था, मगर जिंदगी में खुशियां कम होती जा रही थी। सिमरन दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि उसकी बेचैनी की एक वजह है। उसे बार बार ये महसूस होता था कि वो माँ क्यों नहीं बन पा रही है। वो जगह जगह डॉक्टरों के पास जा रही थी, तरह तरह की दवाइयां ले रही थी, मगर कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा था। मैं जानता था कि उसे ये फिक्र अंदर ही अंदर खा रही है कि वो माँ बन भी पाएगी या नहीं, मगर मैं हमेशा उसे तसल्ली देने की कोशिश करता। सिमरन, हमें सब्र रखना चाहिए, भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। मगर मेरी बातें अब उसके लिए बेकार हो गई थी। वो दिन ब दिन और भी ज्यादा कड़वाहट से भरती जा रही थी और इस कड़वाहट का असर अब मेरी माँ पर भी पड़ने लगा था। जो सिमरन पहले माँ की सेवा में कोई भी कमी नहीं करती थी, अब उनसे बेरुखी से पेश आने लगी थी। पापा के बाद मैं हमेशा माँ का सहारा बनने की कोशिश करता रहा था और जब कविता की शादी हो गई थी, तब भी मैंने अपने दिल में ये फैसला किया था कि मैं उनका हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं हर महीने कविता को खर्च भेजता था ताकि उसे किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो खुद भी मेहनत कर रही थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी जरूरतों के लिए परेशान हो। मगर जब सिमरन को इस बात का एहसास हुआ तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। तुम्हें अपनी बहन की इतनी फिक्र है और तुम्हारी अपनी पत्नी का क्या? मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो गुस्से में चिल्लाई, सिमरन, कविता को इस मदद की जरूरत है, वो अकेली है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो और भी ज्यादा भड़क गई। अकेली कैसे है? उसके पास उसकी सास है, उसका बच्चा है, और तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अकेली नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, मगर तुम्हें तो सिर्फ अपनी बहन की परवाह है। ये सब रोज रोज बढ़ने लगा था। पहले तो मैंने उसका गुस्सा नजरअंदाज किया,
मगर जब उसने माँ के साथ कठोरता और बदतमीजी की तो मुझे सहन नहीं हुआ। बेटा, अगर सिमरन को तुम्हारी बहन की मदद करने से दिक्कत हो रही है तो बस अब कविता को पैसे मत भेजा करो, हम उसका कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। मुझे माँ की बातों पर बहुत दुख हुआ। वो जानती थी कि मैं अपनी बहन को कैसे छोड़ सकता हूँ, मगर घर का सुकून बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी ममता को पीछे कर दिया था। मैं माँ के कदमों में बैठ गया और कहा, माँ, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि बहन का हक किसी और से पहले होता है, फिर आज आप ये क्यों कह रही हैं? बेटा, मैं तुम्हारे घर का सुकून खराब होते हुए नहीं देख सकती हूँ। सिमरन तुमसे नाराज है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी में कोई भी कड़वाहट पैदा हो। मैं माँ के चेहरे को देखकर बेबस हो गया। वो नहीं चाहती थी कि मैं कविता से रिश्ता तोड़ूं, मगर सिमरन के अंदर भर रही नफरत से भी वो डर रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं सिमरन को बताए बिना ही कविता की मदद करूंगा। अब मैं चुपके चुपके अपनी बहन के घर कुछ न कुछ पैसे पहुंचा देता था, कभी किसी दोस्त के जरिए तो कभी खुद जाकर और कभी कोई बहाना बनाकर। मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी छुपी हुई मदद का राज कब तक छुपा रहेगा। सिमरन के दिल में मेरे लिए तलखी बढ़ती जा रही थी। वो अब ना सिर्फ मेरी बहन बल्कि मेरी माँ से भी दूर होने लगी थी। माँ की आंखों में वही पुरानी ममता थी, मगर उनकी एक खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। ये शादी अब सिर्फ एक रिश्ते का नाम रह गई थी, जिसमें मोहब्बत कम और शिकायतें बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कभी कभी रात को मैं जागता और सोचता कि ये सब कहाँ गलत हो गया। क्या सिमरन ठीक कह रही थी? क्या मैं अपनी बहन को ज्यादा ही अहमियत दे रहा था? मगर दिल हमेशा एक ही जवाब देता, बहन का हक सबसे पहले होता है। अगर जिंदगी ने और भी इम्तिहान लेने थे तो मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, मगर ये जरूर महसूस कर रहा था कि तूफान करीब है और मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था। मैं अब एक कामयाब ठेकेदार बन चुका था। मजदूरी से लेकर काम सीखने और फिर खुद काम देने तक का सफर आसान नहीं था, मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी थी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि अब मैं अपनी बहन कविता की छिपकर मदद कर सकता था। सिमरन के तीखे रवैये की वजह से मैं उसे खुलकर कुछ भी नहीं दे सकता था, मगर मैं हर मुमकिन कोशिश करता कि कविता को किसी भी चीज की कमी ना हो। कविता खुद भी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रही थी। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया था और अपने बेटे की जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रही थी। मैं जब भी मौका मिलता उसके लिए कुछ न कुछ भेज देता, कभी कपड़े, कभी दवाइयाँ, कभी थोड़े से पैसे। वो हमेशा शुक्रिया अदा करती, मगर मैं जानता था कि वो ये सब खुशी से नहीं ले रही थी, बल्कि सिर्फ अपने बेटे के लिए स्वीकार कर रही थी। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, मगर जैसे तैसे चल रही थी। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने मेरी बहन को एक और बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया था। कविता का बेटा अचानक बहुत बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था और 2 दिन में उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो बेहोश होने लगा। कविता ने घर में जो भी दवाइयां रखी थीं, वे सारी आजमा ली, मगर उसके बेटे पर कोई असर नहीं हुआ। जब वो अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को फौरन एडमिट कराना होगा, वरना उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। कविता के पास अस्पताल के खर्चों के लिए पैसे नहीं थे। उसने पहले अपनी सास से मदद मांगी, मगर वो खुद परेशान हालत में थी, ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ प्रार्थना कर सकती थी। आखिरी उम्मीद के तौर पर कविता अपने मायके चली आई। वो बहुत रो रही थी, उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। जैसे ही वो घर पहुंची, माँ ने उसे देखा और तुरंत अपनी व्हील चेयर से उठने की कोशिश की। कविता, क्या हुआ बेटी? तुम इतना क्यों रो रही हो? कविता माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट कराना होगा, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानती थी कि मेरे बिना घर में ज्यादा पैसे नहीं थे। मैं उस समय एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और माँ के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। माँ ने एक लम्हा भी गवाए बिना सिमरन के पास जाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर दस्तक दी। सिमरन बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सिमरन, जो पहले ही माँ से दूर हो चुकी थी, बेजारी से दरवाजा खोलकर खड़ी हो गई। जी कहिए, क्या हुआ? बेटा, कविता का बेटा बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा।
सिमरन ने माँ की बात सुनी और फिर तंजिया मुस्कुराकर बोली, तो अब आपको मेरी जरूरत महसूस हो रही है? पहले तो आपको सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र रहती थी और आज जब मुश्किल आई है तो मेरे पास चली आई हैं। माँ ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। बेटी, मैं तुमसे भीख नहीं मांग रही, बस एक माँ के दिल की फरियाद सुन रही हूँ। सिमरन की आंखों में घमंड था। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर अचानक दरवाजे से बाहर निकली और आंगन में खड़ी कविता की तरफ देखा। तुम्हें हर बार मेरे पति के पैसों की ही जरूरत क्यों पड़ती है? तुम खुद कमाती हो ना, तो खुद ही सब कुछ क्यों नहीं संभालती? अपना घर, अपना बच्चा। कविता ने हैरानी से सिमरन को देखा। सिमरन भाभी, मैं जानती हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ, मगर एक माँ की मजबूरी को तुम नहीं समझ सकती। मैं अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए आई हूँ, कोई भीख मांगने नहीं। सिमरन ने तंजिया हंसी के साथ कहा, ये भीख ही है। मेरा पति तुम पर जितना पैसा खर्च करता है वो काफी नहीं है। हर बार नई कहानी लेकर आ जाती हो। ये सुनकर माँ तड़प गई। सिमरन, ये तुम क्या कह रही हो?